आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। हमने हमारी लास्ट क्लास में हमने द्विघात समीकरण पढ़ी थी, पूरी उसके सारे क्वेश्चंस किए थे और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और हमने कहा था कि अब हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, तो आज हम क्लास लेके आए हैं हमारे पहले चैप्टर की वास्तविक संख्याएं। पहले बात करते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में। देखिए, एक तो इसमें अभाज्य गुणनखंड आएगा, जो हम बिल्कुल छोटी क्लासेस से 8th में पढ़ के आ रहे हैं, तो कोई स्पेशल चीज नहीं है अभाज्य गुणनखंड करना, पहला। दूसरा, HCF और LCM ज्ञात करना, यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे उनकी मदद से HCF और LCM ज्ञात करेंगे। उसके बाद देखिए, HCF और LCM में संबंध, इसका थोड़ा स्पेशली ध्यान रखिएगा। यानी HCF और LCM किनके, जिन संख्याओं दे रखी हैं उनके HCF और उनके अगर LCM निकालें तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, ये एक चीज और है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आखिरी टॉपिक, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। देखिए, हमारी बुक में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो है उनके इस टॉपिक का नाम दे रखा है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। बहुत अजीब सा है, मतलब समझ में नहीं आता, हमने सरल रूप में लिखा है। यानी कि हमें क्या होगा, एक नंबर होगा अपरिमेय होगा, बस उसको प्रूव करके दिखाना कि भाई ये अपरिमेय यानी इर्रेशनल है। उसमें हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो चलिए वो जब आएंगे उसके बारे में तब बात करेंगे। पहले हम शुरू करते हैं हमारा जो आज का वीडियो। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड करना आता है, लेकिन अब क्वेश्चंस है तो देखिए। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है 4.1, उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो अभाज्य गुणनखंड करना है केवल। यानी कि जैसे एक नंबर दिया है 140, वो कह रहा है 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अब केवल हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, स्पेशल कुछ भी नहीं करना है। देखिए, ये 140, इसके भाज्य गुणनखंड। अब भाजकता के नियम अगर हमें आते हैं तो हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे इनको। 2 से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। अगर 2 से भाग नहीं जाए तो आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, इस तरह से करना है। इसमें हमें पता है 2 से डिवाइड हो रहा है 70 बार, ये 2 से डिवाइड, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, किसका जाएगा, 5 का। कितनी बार, 7 बार, और 7 का कितनी बार, 1 बार। अब लिखना कैसे है वो चीज भी ध्यान से समझिए। 140 देखिए सीधा घात के रूप में लिखना है। 2 कितनी बार आ रहा है इसमें, 2 बार, तो हमें 2 को लिखना है 2 की घात 2, यानी 2 स्क्वायर हो गया। बाकी 5 और 7 एक एक बार आ रहा है, तो ये है 140 के अभाज्य गुणनखंड। ऐसे पावर घातों के रूप में लिखना है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, छोटा, उसके बाद एक बड़ा ले लेते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। चलिए भाई स्टार्ट करिए, लगाइए। 2 से किया हमने, 2 सत्ते 14, 2 अट्टे 16, फिर 2 से किया, 2 तिया 6, 2 नम 18। अब किसका जाएगा, 3 का। कितनी बार, 13 बार, और 13 का भाग 13 में 1 भाग। भाई 13 तो अभाज्य संख्या है, उसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाना। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड फिर से देखिए, 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 13, ये हो गया 156 के अभाज्य गुणनखंड। एक नंबर थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं हम, 3825। भाई 3825 थोड़ी सी बड़ी संख्या है, कीजिए भाज्य गुणनखंड। अब चूंकि इसके आखिर में देखें तो कितना आ रहा है, 5, तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। देखें 3 का जाएगा, 3 का विभाजकता का नियम, सभी अंकों को जोड़ो, 5 2 7, 7 8 15 और 3 18। क्या 18 3 के पहाड़े यानी टेबल में आता है, तो फिर इसमें 3 का भाग जाएगा। लगाइए 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15। वापस देखिए 3 का जा रहा है क्या, 5 7 12, 2 14, 1 15, बिल्कुल जा रहा है 3 का। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और ये 3 पंजे 15। क्या अभी भी 3 का जा रहा है, 5 2 7 और 4 11, नहीं जा रहा। तो फिर अब किसका जाएगा भाई, 5 का। 5 अट्टे 40, 2 बच्चे तो 5 पंजे 25, फिर किसका, 5 का। कितनी बार, 17 बार, और 17 भाज्य, तो उसमें तो केवल खुद का ही भाग जाएगा। तो ये इस तरह से हमने देखा है। अब इसके अगर अभाज्य गुणनखंडों की बात करें तो 3 2 बार आ रहा है तो लिख दीजिए 3 का स्क्वायर। 5 भी 2 बार आ रहा है तो 5 का स्क्वायर। देखिए 3 2 बार, 5 2 बार, और इंटू 17, ये हो गया 3825 के अभाज्य गुणनखंड। एक संख्या और आ रही है हमारे पास, 5005। देखिए अभाज्य गुणनखंड थोड़ा सा एक बार रिवाइज हो जाए, इसलिए हम इसके क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं। हालांकि हमें पता है कि ये कोई स्पेशल नहीं है। 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जा रहा, 5 5 10 ही हो रहा है, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जा रहा है। 5 का भाग लगाए, 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। चलो 5 का तो गया। अब आगे देखिए, 5 का अब तो नहीं जा रहा है, 6 का वैसे भी नहीं जाना है, क्योंकि 2 और 3 का भाग जाता है तो 6 का जाता है। 7 का भाग जा रहा है क्या इसमें, देखिए मैंने 7 के विभाजकता का नियम बताया हुआ है। इकाई के अंक को हटाना है, दुगना करके घटाना है। फिर भी 7 का भाग लगा के देखिए, इसमें 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, बिल्कुल 7 का भाग जाएगा।
7 एकम 7, 3 बज गए 30, 7 चौक 28, 2 बज गए 21, तो 7 दिया 21। अब किसका भाग जा रहा है? अब तो 7 का भी नहीं जा रहा है, 8 का जाना नहीं, 9 का नहीं जा रहा, 10 का बिल्कुल नहीं जा रहा है, 11 का भाग लगा के देखिए, 11 का विभाजकता के नियम से साफ ही दिख रहा है, 3 1 4 और 4, 11 एकम 11, 3 तो 11 3 33 और 13 में 13। तो 5005 के भाज्य गुणनखंडों में सभी एक एक बार आ रहे हैं, 5 × 7 × 11 × 13। तो ये हमने भाज्य गुणनखंड के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। अब ये तो हुआ भाज्य गुणनखंड की बात। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इन अभाज्य गुणनखंडों की मदद से HCF और LCM ज्ञात करना, और एग्जाम्स में HCF LCM के क्वेश्चन गारंटेड आने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ये तो अभाज्य गुणनखंड करके सिखाया गया है कि अभाज्य, क्योंकि ये आएगा तो हम आगे कर पाएंगे, इसलिए तो थोड़ा ध्यान से HCF और LCM ज्ञात कैसे किया जाता है और थोड़ा सा HCF LCM के बारे में भी समझ लेते हैं एक बार कि भाई HCF और LCM होता क्या है, क्योंकि बड़े नामों से बहुत कंफ्यूजन है, खासकर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, इंग्लिश मीडियम वालों को इतना नहीं है। देखिए हम ये कह रहे हैं, पहले एक बार देखते हैं। HCF हमारे हिंदी में कहा जाता है इसको महत्तम समापवर्तक, बहुत ही अजीब सा नाम है, थोड़ा शॉर्ट में लिखे तो मस है, महत्तम समापवर्तक। LCM हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्ती। अब भाई महत्तम का मतलब तो समझ में आता है, महत्तम यानी बड़े से बड़ा, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा। LCM में लघुत्तम का मतलब भी समझ में आता है, लस है, लस में ल का लघुत्तम यानी छोटे से छोटा, कम से कम। लेकिन समापवर्तक, समापवर्तक बहुत अजीब सा वर्ड है, हिंदी में इसका मतलब समझना ही वो थोड़ा सा भारी काम है। थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ चले हैं। HCF इंग्लिश मीडियम में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात समझ में आएगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जिन 2 या 3 नंबर के हमें मस या HCF निकालना है, उनके जो फैक्टर यानी गुणनखंड है, उनमें हाईएस्ट हम क्या कॉमन ले सकते हैं, वो हमारा HCF है। LCM भी बहुत आसानी से ऐसे समझ में आता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल होना चाहिए सबका, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए क्वेश्चन से बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो HCF LCM निकालने से पहले हमने क्या करा वो सुनिए। हमने HCF और हिंदी मीडियम हमारे राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हमने इसका या निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड तो करना ही है। उसके बाद जब HCF कैसे निकाले और LCM कैसे निकाले, तो उसके लिए एक छोटा सा एक यूं मान लीजिए कि फॉर्मूला टाइप से हमने बना रखा अपने हिसाब से। यानी HCF अगर ज्ञात करना हो तो HCF में 2 चीजें ध्यान रखिए। देखिए मैं HCF में लिख के आ रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। HCF मैंने एक तो ये लिखा है, इसका मतलब थोड़ा सा पढ़िएगा इसको ध्यान से। सब में होना जरूरी, 2 कंडीशन है भाई, और दूसरी चीज छोटी घात। मतलब समझा दो, यानी कि जिन 2 संख्याओं का हमें HCF निकालना, उनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद उन अभाज्य गुणनखंडों में ये देखना है, हमें सिर्फ वही नंबर लेना है जो सब में होगा। अगर वो एक में दूसरे में नहीं है तो नहीं लेना है। सब में होना जरूरी है, पहली कंडीशन। ठीक है भाई, सब में होना हमने देख लिया, और उनमें फिर कौन सी घात लेनी है, छोटी वाली पावर। तो ये है HCF। अब LCM के लिए ऐसे ही कह के बना रखा है। क्या लिखा देखो, LCM के लिए हमने ऐसे बना रखा है, सभी आएंगे। सभी आएंगे से मतलब उसमें तो क्या था, जो सब में होगा वही आएगा, बाकी नहीं आएगा। इसमें सब आएंगे, चाहे वो एक जगह है चाहे दोनों में। लेकिन अगर दोनों में हुआ तो फिर कौन सी पावर लेनी है इसके लिए, बड़ी घात। ये 2 बातें ध्यान रखिए। अब हम किसी का भी HCF LCM गुणनखंड होते ही बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। जैसे अब जरा हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले हम 3rd क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम, क्योंकि संबंध वाला हमने तीसरे नंबर पे लिया है, तो हम उसको थोड़ी इसके बाद 2nd क्वेश्चन संबंध वाला है। हमारे को कहा गया है 12, 15 और 21, ये 3 संख्याएं हैं। इन तीनों संख्याओं का HCF भी निकालो और LCM। बहुत आसान सा छोटे छोटे से क्वेश्चन है, फटाफट से 12 के टुकड़े कर लीजिए। देखिए अब मैं इस तरह से लिख के कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इस तरह से करना। 12 के आप मौखिक भी बता सकते हो, लेकिन चूंकि हमने निकाल के दिखा दिया है कि कैसे आ रहे हैं। 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 21 है तो 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। जरा इनके भाज्य गुणनखंडों को क्रम से लिखिए। 2 बार आ रहा है, इसलिए 2 की घात 2 और इंटू 3। 15 के 3 इंटू 5, 17 के 3 इंटू 7। अब हमें क्या पता करना है, HCF, और हमें इनका क्या पता करना है, LCM। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, HCF जो सब में होगा वही आएगा। तीनों में देखो कौन सा है जो सब में आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 3 आना है। 2 नहीं आना, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है, बाकी 2 में नहीं है, तो 3 आएगा। एक तो ये चीज पता चल गई।
अब 3 की घात कौन सी आएगी, तो छोटी घात आएगी। तीनों में देखिए छोटी घात का है, तो भाई यहाँ पर भी 3 एक ही बार है, यहाँ भी एक बार है, एक ही बार, ये खुद ही छोटी है, ये खुद ही बड़ी है, तो 3 की घात 1 यानी 3 हमारा HCF हो गया। अब आते हैं एलसीएम में, हम कह रहे हैं सब आएंगे, सब आएंगे मतलब 2 भी आना है, 3 भी आना है, 5 भी आना है और 7 भी आना है, सब आएंगे, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी, 7 भी। अब बड़ी बड़ी घात लेनी है, 2 की बड़ी घात 2 है, 3 की 1 ही है, 5 की 1 ही है, 7 की 1 ही, ये आ गया। इसको जरा सोल्व कर दिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 को इससे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 420। क्या निकाल दिया हमने, एलसीएम। तो अभाज्य को निकाल करने के बाद हमें ये 2 बातें ध्यान रखनी है, एलसीएफ में सब में होगा वही आएगा और छोटी पावर लेनी है, एलसीएम में सारे आएंगे और बड़ी बड़ी पावर लेनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, 17, 23 और 29 भाई तीनों ही अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या है तो गुणनखंड तो होंगे ही नहीं, सबका खुद का भाग ही जाना है, और या तो एक का जाता है या फिर खुद का जाता है, 17, 23, 29। अब मैं एक चीज बता दूं, इस तरह से कीजिए, यूं करने का क्या फायदा है मैं बताता हूं। 17 एकम 17 होगा, 23 में 23 एकम 23 होगा, और 29 में 29 से ही होगा एक बार डिवाइड। अब हमें इनका क्या पता करना है, HCF। देखिए 17 के गुणनखंड क्या होंगे, 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1, तो ये एक क्यों बोल रहा हूं, अब HCF की बात होती है, हम कह रहे हैं जो सब में आएगा वो होगा। अगर हम गुणनखंड से ना समझे, हम सीधा कहेंगे 17, 23 और 29 में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, फिर आंसर क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, बोले इनमें तो कुछ भी नहीं है, तो आंसर कितना हो गया, 0, और वो हो गया गलत। क्यों भाई 0 क्यों, हम सबको पता है एक तो सब में होता ही है, तो एक सब में है, वो यहां पर भी था, लेकिन यहाँ इंटू में 1 लगाओगे कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वहां और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन यहाँ तो और कुछ है ही नहीं, तो फिर एक का तो रोल बढ़ गया, तो HCF जो है कितना होगा, 1, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक HCF है, ये याद रख सकते हो। एलसीएम सब आएंगे, 17 भी आएगा, 23 भी आएगा और 29 भी आएगा, और इन सबको गुणा कर लीजिए, हमारा आ जाएगा आंसर। गुणा करके दिखाएं, 17 को 23 से करते हैं, 17 51, 17 51, 1 5, 17 दूनी 34 और 5 39, और इसको किससे गुणा कर दीजिए, 29 से, ये तो एज इट इज आना है। अब कितना हो गया भाई, जोड़ो, 1 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1, 8 3 12 का 2 हासिल है, एक बार वापस चेक कर लीजिए, 17 3 51, 1 हासिल का 5, 17 दूनी 34, 5 39, इसको 29 से गुणा करना है, 17 23 और 29, ये हमारा 1 मिनट है, ये 9 से गुणा करना था, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वापस थोड़ा गलत हो गया, हमने 1 को ऊपर समझ लिया, 9 एकम 9, 9 9 81, 1 हासिल 8, 9 3 27 और 8 35, 2 से 2 एकम 2, 2 9 18, 8 1 2 3 6 और 1 7, जोड़ लीजिए, ये हमारा कितना हो गया, 9 2 और 1 3 5 13 का 3 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, तो ये इस तरह से गुणा कर लीजिए। ठीक है, देखिए गुणा करते रहना, गुणा में कोई नहीं है, गुणा ध्यान से करना है ये ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन है इसमें, 8 9 और 25 सेम वैसे होगा, 8 9 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो HCF कितना आना है, 1, और एलसीएम के लिए जो जो बड़ी बड़ी घात सबकी आ जाएगी, तो ये तो हमारा हुआ इसका। चलो कर ही देते हैं उसको भी, फट से देखिए, 8 9 और 25 इनके करने। अब 8 के 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 के 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25 के 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। भाई 8 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 की घात 3, 9 के क्या हो गए, 3 2 बार आ रहा है 3 का स्क्वायर, और 25 5 2 बार आ रहा है 5 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, मैं क्यों लगा रहा हूं वो भी पता चलेगा, क्योंकि जब हम HCF पता करेंगे, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, हम कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, और भाई कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF कितना होगा, 1। हाँ एलसीएम में 2 की घात 3 भी आना है, 3 की घात 2 भी आना है, और 5 की घात 2, सरल कर दीजिए, है तो वही 8 9 और 25, गुणा कीजिए। अब गुणा में एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, 8 को 9 से गुणा करते हैं 72, फिर जो आएगा उसको 25 से इंटू। कभी कभार 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा नंबर को इंटू करना है तो उनके ऑर्डर चेंज करने से बहुत सारी आसान चीज हो जाती है। उदाहरण, अगर हम पहले 25 को 8 से गुणा कर दें तो 200, 25 अट्टे 200, तो 200 को हमने क्या लगा दिया, 2 0 और 2 बच्चा, उसको 9 से गुणा किया तो हमने मौखिक ही गुणनफल कर दिया है। ऐसे ये थोड़ा सा एक चीज ध्यान रख लीजिएगा कि भाई इस तरह से भी किया जा सकता है। अब जो HCF LCM में जो हमारी मेन चीज या जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आते हैं वो आ रही है, तो वो थोड़ा देखिएगा। ये वाला HCF और LCM में संबंध, यानी कोई 2 संख्याएं या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, हमारे यहाँ 2 के हिसाब से क्वेश्चन है। 2 संख्याएं दी होंगी, उनका HCF ज्ञात करो, उनका LCM ज्ञात करो, और फिर
दोनों संख्याओं और उनके एचसीएफ और एलसीएम में एक रिलेशन संबंध होता है, उसको चेक करना और वो हमें बताना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। पूर्णांकों के ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। दो दो नंबर दे रखे हैं, उनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने और फिर जांच करनी यानी चेक करना है क्या। अब रिलेशन क्या था पहले वो सुन लो। एचसीएफ एलसीएम और दो संख्याएं जिनका हम निकाल रहे हैं उनमें क्या रिलेशन है वो देखिएगा। यानी कि कुछ इस तरह से है, हमारे पास एक दो नंबर है तो हम क्या रिलेशन, ध्यान से देखिएगा। दो नंबर है उसको हमने पहली संख्या बोला, दूसरा नंबर है वो हमारी दूसरी नंबर हो गया हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल। ये बिल्कुल एक रिलेशन है जिसको ध्यान रख लें। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या किसके बराबर होता है, उन दोनों के एचसीएफ और उन्हीं दोनों के एलसीएम के इंटू या प्रोडक्ट या गुणनफल के बराबर। हाँ, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्याओं को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो जो दोनों नंबर है संख्याएं उन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी उनका प्रोडक्ट वो किसके इक्वल हुआ, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। हाँ, यहाँ पर दो नंबर इंटू हो रहे हैं आपस में, उनके एचसीएफ और एलसीएम के। उससे ज्यादा, दो से ज्यादा नंबर हो तब भी ये लगेगा, लेकिन हमारे यहाँ दो के क्वेश्चन है तो हम उसी की बात कर रहे हैं। चेक कैसे करना है एक बार एक क्वेश्चन से बात समझ में आएगी। 26 और 91, 26 और 91 दो हमारे कुछ नंबर दे रखे हैं। पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालें, फिर इन्हीं दोनों का एलसीएम निकालें और फिर चेक करें कि क्या इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू गुणनफल इसके बराबर, जो एचसीएफ और एलसीएम आंसर आएगा उनके इंटू प्रोडक्ट गुणनफल के बराबर है या नहीं। और देखो होना ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। चलो 26 के 2 का भाग 13 बार, 13 से एक बार, बहुत ही आसानी से होगा। 91 में सीधा ही भाग किसका जाएगा, 13 बार, 7 का भाग जाएगा 13 बार और 13 का भाग 13 में एक बार, यानी 26 के टुकड़े क्या हो गए भाई, 2 इंटू 13 और हमारे 91 91 के हो गए 7 इंटू 13। चलो बात करते हैं पहले एचसीएफ की, उसके बाद एलसीएम। एचसीएफ दोनों में कौन है, जो दोनों में आ रहा है, सब में 13 आ रहा है, छोटी पावर दोनों की 1 1 ही है तो ये खुद ही आना। एलसीएम 2 भी आएगा, 7 भी आएगा और 13 भी आएगा। 13 दो जगह आ रहा है तो बड़ी घात देखनी है, एक ही से वही है, गुणा कर दो 13 7 91, 91 को 2 से गुणा किया तो 182। अब एचसीएफ और एलसीएम तो आ चुके हैं, अब हमें ये चीज चेक करनी कि क्या इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं, और होना ही चाहिए। चेक करते हैं, ये चीज देखनी है अपने को, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल होना चाहिए उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट इंटू के। हमारा पहला नंबर क्या है 26, दूसरा 91, एचसीएफ कितना है भाई 13, एलसीएम 182। इधर तो हम गुणा कर दें, मौके पर जाएगा, 13 दूनी 26, 2 बज गए, 13 104 और 2 106, 10 बज गए, ये आ गया। इनको गुणा करके देखिए, बिल्कुल यही आने वाला है, करके देख लीजिए। 91 को 6 6 नम 54, ये हो गया हमारा 6 6 और ये 23 66। देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आ गया है, ये हमें चेक करना है इसमें, ये ऐसा आने वाला है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें ताकि हमें थोड़ी सी और चीज क्लियर हो जाए। ये हमें दे रखा 336 और 54। चलिए भाई पहले 336 के टुकड़े करें, किसका भाग जा रहा है, 2 का एंड में 6 जाएगा, 2 एकम 2 1 बच्चा 13, 2 6 12 1 2 8 16, फिर किसका जा रहा है 2 का, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर किसका जा रहा है 2 का, अभी भी 2 का, हाँ अब नहीं जाएगा 2 का, तो किसका 3 का, 7 बार और 7 का भाग 1 बार। अब आ जाइए 54 में, किसका भाग 2 का, कितनी बार जा रहा है 27 बार, अब तो 3 का जाएगा भाई 9 बार, 3 का भाग 9 में 3 बार और 3 का भाग 3 में 1 बार। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिखूंगा, 2 कितनी बार आ रहा है भाई 1 2 3 4 बार, तो 2 की घात तो 4 है, 3 1 बार और 7 भी 1 बार। और जरा 54 में देखिए 2 एक ही बार आ रहा है और 3 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो 3 का क्यूब। ठीक है, चलिए फटाफट से एचसीएफ और एलसीएम बता देते हैं। पहले एचसीएफ कौन नंबर है भाई जो दोनों में आ रहा है, तो देखिए एक तो 2 भी दोनों में आ रहा है और 3 भी दोनों में, तो 2 भी आने वाला है और 3 भी, लेकिन कौन सी घात, छोटी घात। यहाँ 2 की घात 4, यहाँ 2 की घात 1 तो छोटी वाली 1 आएगी, यहाँ 3 की घात 1, यहाँ 3 की घात 3 छोटी वाली आएगी, तो एचसीएफ तो कितना हो गया 6। एलसीएम, एलसीएम में देखिए 2 भी आएगा 3 भी आएगा और 7 भी, लेकिन बड़ी बड़ी घात, 2 की घात बड़ी कितनी है 4, 3 की घात बड़ी कितनी है 3, 7 में तो वही है, कर दीजिए। 2 की घात 4 करें तो कितना आता है 16, 3 की घात 3 27 और इंटू में 7,
चलो 27 को 7 से गुणा करूं, 7 7 49, 9 हासिल के 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 16 से गुणा कर दूं, 16 नाम 144, 14 बच गए, 16 अट्ठे 128, 128 और 14, 128 और 14 142, 2 हासिल के 14, 16 कम 16 और 14 30, यानी 3024 आ गया हमारा एलसीएम। अब हमें चेक क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का 336 और 54 का गुणनफल, इनके एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि एचसीएफ 6 और एलसीएम 3024, इनके बराबर होना चाहिए। होगा ही होगा। हाँ, अभी कहीं इंटू इंटू में या एचसीएफ गुणनखंड करके एचसीएफ एलसीएम निकालने में मिस्टेक हो गई तो बात अलग है। चलो पहली संख्या कितनी है भाई 336, दूसरी कितनी है 54, एचसीएफ 6 और एलसीएम 3024, ये गुणा तो हम मौखिक कर सकते हैं, 6 चौक 24, 2 बचे, 6 दूनी 12 और 2 14, 1 बचा और 6 18, यानी 18100। इसका गुणा इधर करके दिखा देते हैं, जल्दी से देख लीजिए। 4 छिंग 24, 2 बचा, 4 ती 12, 2 14, 1 बचा, 4 ती 12, 1 13, 5 से करो, 5 छिंग 30, 3 बचा, 15 3 18, 1 15 और 1 16। देखिए 4 4 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 1 7 और 1 8, और ये कितना रहा भाई 18144, दोनों तरफ बराबर आएगा। यानी कि अगर दो नंबर हमें दिए हैं, हम उन्हीं दोनों का एचसीएफ निकालें, उन्हीं दोनों का एलसीएम निकालें अभाज्य गुणनखंड विधि से, और फिर उन दोनों नंबर्स का इंटू उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल या इंटू के बराबर होता है। अब इससे आगे क्वेश्चन कैसा बन सकता है जो बोर्ड में पूछा भी गया है। तो हमारे पास ये 4 चीजें टोटल, पहली संख्या, दूसरी संख्या, इन दोनों का एचसीएफ, इन्हीं दोनों का एलसीएम। अब बोर्ड वाला क्या करेगा, इन 4 में से हमें 3 दे देगा और चौथी हमसे पूछ लेगा। तो भाई फॉर्मूला बना हुआ, सीधी सी बात है। अब मान लो पहली संख्या मालूम, दूसरी संख्या मालूम, एचसीएफ मालूम, और क्या पूछे एलसीएम, तो एचसीएफ घूम के कहां जाएगा नीचे। अगर एचसीएफ मालूम है, एलसीएम मालूम और एचसीएफ पूछा तो एलसीएम नीचे आ जाएगा। उल्टा भाई एचसीएफ भी मालूम, एलसीएम मालूम, इन दोनों में से एक ही नंबर मालूम, तो जो नहीं मालूम वो पता करनी है, तो जो मालूम है वो नीचे घूम के बटा में काट पीट के आंसर निकाल देना है। इस तरह से करना। एक क्वेश्चन भी है इसमें चौथा, और वो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 4th वाला। क्या दिया है, एक तो इस क्वेश्चन को जब ऐसे लिखते हैं ना बोर्ड में आता है, अब कुछ बच्चे तो इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोले ये मतलब क्या है। अरे भाई ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं। देखिए क्या है, ऐसे दिया उन्होंने कि अगर HCF किसका 306 और 657 का, यूं समझना है, यानी 306 और 657 का HCF जो है वो कितना है 9 है, तो फिर 306 और 657 का क्या ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो। अब बोल रहा है सीधा सीधा, क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है कि कहीं पर भी कुछ भी है। अब देखिए एलसीएम ज्ञात करना है, 306 यहां क्या बन गया हमारा, पहली संख्या। हम सबको पता है एक रिलेशन क्या होता है कि जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है, यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। भाई जो वैल्यू मालूम है रख दो, पहली संख्या 306, दूसरी 657, बराबर एचसीएफ 9, एलसीएम पता करना है। तो भाई अगर एलसीएम निकालना है, 9 को इधर भेज दो, इधर आके 9 का जाने वाला हमारा बटा में, ये 306, ये हमारा 657, 9 से काट दीजिए, 9 तिया 27, 3 बचे, 9 चौक 36, सीधी सी बात है 657 को 34 से गुणा करो, कौन आ जाएगा हमारा एलसीएम जो हमसे पूछा गया है। ये इस तरह से, कैसे देखिए, गुणा तो कर ही लोगे या गुणा करके भी दिखाएं, बिल्कुल गुणा तो कर ही लोगे। तो ये इस तरह से सीधी सी बात है। अगर एलसीएम वगैरह पता करना हमें हमारा लास्ट, तो हमारा एलसीएम ये होने वाला है 657 को गुणा कर दीजिए किससे, 34 से। चलिए मैं गुणा करके दिखा देता हूँ। 657 किससे गुणा कर रहे हैं, 34 से। 4 7 28, 2 बज गए, 20 2 22, 2 बज गए, 24 और 2 26, 3 7 21, 2 बज गए, 15 और 2 17, 1 बज गया, 6 3 18 19, ये हो गया हमारा 8 2 1 3, 6 7 13 का 3 हासिल 1, 9 2 के 12 का 2 हासिल 1, यानी हमारा हो गया 22,338। कौन आएगा हमारा एलसीएम। ये इस तरह से करना है। तो ये बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन है, बस ये ध्यान से देखिएगा, ये पूछता तो कंफ्यूज नहीं होना है। यानी 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तो 306 और 657 का ही एलसीएम ज्ञात करो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बोले इनका एलसीएम निकालना है तो मैं भाज्य गुणन करके एलसीएम निकाल दूंगा। देखिए आंसर तो आएगा, लंबा क्यों जाना, जब एक रिलेशन है कि अगर दो संख्याएं ज्ञात है, उनका अगर एचसीएफ या एलसीएम में से एक चीज हमें पता है तो दूसरी हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे, लंबा नहीं जाना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ। अब थोड़ा सा क्वेश्चन 5th को समझिए। क्वेश्चन 5th की बात करें
ये कह रहा है कि अगर n कोई प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर बोलते ही अपने दिमाग में क्लिक होनी चाहिए बात। अब भाई नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है प्राकृत संख्या और अनंत तक जाती है, ये होती है मेरी प्राकृत संख्या। यानी ये कह रहा है कि अगर n प्राकृत संख्या है तो क्या n के किसी मान के लिए, n की किसी भी वैल्यू के लिए, बस नेचुरल होनी चाहिए वो प्राकृत संख्या, उसके लिए जो 6 की पावर n है वो 0 पे यानी 0 पर समाप्त होगी क्या, ये हमसे पूछ रहा है वो। अब 0 पे समाप्त होने का मतलब समझ लीजिए पहले तो, कि भाई 0 पे समाप्त होने का मतलब क्या हुआ। तो देखिए 0 पे समाप्त होने का मतलब बता दूं। जैसे कुछ हमने यहां से ये संख्या दिख रही है 18,144, तो ये समाप्त कहां पे हो रही है भाई, 4 पे। ये समाप्त कहां पे हो रही है भाई, 8 पे। तो 0 पे समाप्त का मतलब इकाई का अंक 0 होना चाहिए। तो 0 यानी कि 6 की घात n। अब n की वैल्यू क्या रखनी है, प्राकृत संख्या, कोई भी नेचुरल नंबर हो, उसके लिए क्या लास्ट में यानी इकाई का अंक कभी 0 आ सकता है क्या, ये हमें बताना है। तो बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से समझ लीजिए, ज्यादा भेजा घुमाना ही नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से। अरे भाई हम सबको पता है कि n जो है वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, यानी n की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू क्या हो सकती है 2, n की वैल्यू क्या हो सकती है 3, सो ऑन आगे बढ़ती जाएगी 4 5 6 इनफाइनाइट। 2 3 रख दो ज्यादा से ज्यादा, वो 6 की घात n में निकालो भाई। 6 की घात n की जगह कितना रख दे 1, 6 की घात 1 6 होता है, n की घात n की वैल्यू 2 तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6 तो हमारा कितना आ गया 36। 3 रखें तो 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6 और ये होता है हमारा 216। अब थोड़ा सा गौर से देख लीजिए चीजों को। 1 रखा कहां खत्म हो रहा है भाई 6 पे, n की वैल्यू 2 प्राकृत संख्या तो 6 पे, 3 रखा 6 पे, भाई 6 ही इंटू हो रहा है, एंड में 6 ही आना है, 6 इंटू 6 36 होता है। कितनी भी बार कर लो, हजारों लाखों करोड़ों बार, वो 6 पे ही समाप्त होगा। इसका मतलब क्या, n की किसी भी वैल्यू के लिए हमारा 6 की पावर n 0 पे खत्म हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे 0 छोड़ो, वो तो बाकी और किसी नंबर पे भी नहीं होगा, वो तो केवल और केवल 6 पे ही समाप्त होगा। तो बस सीधा सा आंसर लिख दो। इसका मतलब n के किसी मान के लिए यानी कोई भी वैल्यू के लिए 6 की पावर जो n है वो 0 यानी 0 पर समाप्त नहीं होगी, कोई चांस नहीं है, किसी भी स्थिति में 0 पे समाप्त नहीं होगी। हमारा एक एग्जांपल भी ऐसा, उसमें सिर्फ 6 की घात n की जगह हमारे को दे रखा है 4 की घात n यानी 4 की पावर n, फिर हमसे पूछ रहे हैं 0 पे समाप्त होगी क्या। अरे भाई 4 है, 1 रखोगे 4 की घात 1 4 आएगा, 2 रखोगे 4 इंटू 4 16 आएगा, 3 रखोगे 4 इंटू 4 इंटू 4 फिर 64 फिर 4, यानी एंड में या तो 4 आएगा या 6 है, 4 6 4 6, 0 पे समाप्त होगा कभी भी नहीं होगा। तो ऐसे उसको कर दीजिएगा, बहुत ही आसान सिंपल तरीके से, ज्यादा ऐसा भेजा घुमाना नहीं है अपने को कि भाई ये इस तरह से, ये कोई स्पेशल चीज नहीं है, बहुत ही आसानी से चीज समझ में आनी चाहिए कुछ मतलब क्वेश्चन का, मेन ये है हमारा फोकस। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसको सिर्फ और सिर्फ समझना है। ये कह रहा है कि एक इस तरह से दे रखा है क्वेश्चन, अपने को बताना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये भाज्य संख्याएं क्यों है, ये भाज्य नहीं है, प्राइम नहीं है, भाज्य है, कंपोजिट नंबर है, क्यों, रीजन बताना है। अरे भाई कुछ स्पेशल नहीं करना है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये पूरा इंटू में तो एक नंबर है पूरा, ये 13 है, ठीक है। अभी हम सारे नंबर को देखें तो 7 11 13 13 ये सारे के सारे अभाज्य हैं। तो बहुत सारे सोचते हैं कि भाई ये तो अभाज्य होगा टोटली, इसको सॉल्व करें तो ना ना ना, देखिए इनमें अगर हम 13 कॉमन ले लें तो इधर बच गया 7 इंटू 11, इधर कितना बच गया 1। अब बस यहीं पर ही ये चीज समझ लेनी है। अगर मैं समझने के हिसाब से बता दूं 77 प्लस 1, भाई 77 प्लस 1 तो कितना होगा हमारा 78 भाज्य। अब 78 है, वो 13 से इंटू होना है तो एंड में 8 3 24 4 आ रहा लास्ट में, एंड में 4 आएगा तो पक्की बात है 2 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, और 2 का भाग जाएगा तो भाज्य तो होने से रही। बस तो सिर्फ समझना बात को, स्पेशल इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ध्यान से, और वो इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन भी है हमारा। देखिए बहुत ही छोटा सा चैप्टर है हमारा फर्स्ट, और पूरे पूरे नंबर हम एग्जाम में लेके आए, इतना हम श्योर हो जाते हैं। अब इसमें ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, ये इसके अकॉर्डिंग ये देखेंगे और हम यहाँ ये तो भाज्य लिखना ही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। मैं इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली पहले बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, क्यों, बात को समझनी है, भेजे में उतारनी है। ये है क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है,
कोई ग्राउंड है, उसके चारों तरफ ऐसा सर्कुलर वृत्ताकार पथ है, रास्ता है ऐसा, ठीक है भाई, सर्कल के आकार में। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अब यहां से यूं पूरा एक चक्कर काट के जब सोनिया यहां पहुंचती है, सोनिया यानी एस, तो वो कितने मिनट लेती है? 18 मिनट। और रवि भी यहीं से स्टार्ट होता है, वो पूरा एक चक्कर काट के यहां आता है, तो उसको रवि को यानी आर, उसको कितने लगते हैं? 12 मिनट। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, मान लो इन दोनों ने इस स्टार्टिंग पॉइंट से एक साथ चलना शुरू किया, ठीक है, तो कितने टाइम बाद, कितने समय बाद वो दोनों यहां पर वापस एक साथ पहुंचेंगे? ठीक है, थोड़ा है ना घुमा रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन। एक साथ कैसे पहुंचेंगे? अब हम कहेंगे कैसे पहुंचेंगे? सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। भाई वो वृत्ताकार घूम रहे हैं, सर्कुलर, तो पहुंचेंगे, मिलेंगे। अब चीज प्रश्न का मतलब समझाता हूं। अब रवि की बात करते हैं। रवि ने 12 मिनट में रवि यही होगा ना, एक चक्कर होके, बिल्कुल यही होगा। तब तक सोनिया को तो यहाँ आने में 18 मिनट लगेंगे, यानी सोनिया तो कहीं पीछे आ रही होगी तब तक। और जब सोनिया यहां पहुंचेगी तब तक रवि तो कहीं आगे निकल गया होगा, उसका दूसरा चक्कर शुरू हो गया होगा। अब बात समझिए, कह रहे हैं कि दोनों एक साथ उस पॉइंट पे वापस एक साथ पहुंचेंगे, और मैं ये कह रहा हूं कि एक नहीं कई बार ऐसा होगा कि वो ऐसे पॉइंट पर एक साथ पहुंचेंगे। तो अब क्वेश्चन में हमें ज्ञात क्या करना, वो समझिएगा ध्यान से। सब कुछ खेल 18 और 12 का ज्ञात करना, जो भी ज्ञात करना है, लेकिन क्या, अब हमें क्या बोला गया है? मैं क्या कह रहा हूं, कई बार पहुंचेंगे, और अभी बात समझ में भी आएगी। कई बार पहुंचेंगे एक साथ। हाँ, डिफरेंस क्या होगा? चूंकि वो सर्कुलर यानी वृत्ताकार घूम रहे हैं, तो उनके जो नंबर ऑफ साइकिल, वो जो चक्कर में घूम रहे हैं, जो नंबर ऑफ चक्कर है, यानी जो चक्करों की संख्या है, वो अलग अलग होगी। रवि के चक्कर ज्यादा हो जाएंगे, सोनिया के कम ही होंगे, क्योंकि सोनिया धीरे धीरे चल रही है। अब हुआ क्या, मैं कह रहा हूं कि वो ऐसा एक साथ, दोनों एक साथ यहां पहुंचेंगे, ऐसा एक नहीं कई बार होगा। हमसे पूछ रहा सबसे पहले यानी कि सबसे छोटा समय। बात समझने की कोशिश करना। सबसे पहले यानी सबसे छोटा समय बताना कि हाँ इतने मिनट बाद सबसे पहले पहुंचेंगे। वो सबसे कुछ छोटा टाइम होगा, उसके बाद और होगा तो बड़ा टाइम होगा, और होगा तो बड़ा टाइम होगा, इस तरह से। तो सबसे छोटा, कम से कम, न्यूनतम, लघुत्तम, तो क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। बस ये बात समझनी, यानी कि अपने को ये ज्ञात करना है, इस 18 और 12 का क्या पता करोगे? एलसीएम। 18 के टुकड़े तो डायरेक्ट कर दूं भाई, दोनों में 18, 2 एक बार आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा। 12 का 4 3 12, तो 2 का तो स्क्वायर आना है और 3 आएगा, करके देख लिए। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12। क्या ज्ञात करने की बात हो रही है? एलसीएम। एलसीएम में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, बड़ी बड़ी घातें आएगी, 2 की घात भी 2 आनी है, 3 की घात भी 2 आनी है। कितना हो गया? 36। यानी कि ठीक 36 मिनट बाद दोनों यही होंगे। दिमाग घूम रहा है? देखिए कैसे, मैं बताता हूं कैसे होंगे। आ जाओ भाई रवि पे। एक चक्कर में कितना टाइम लग रहा है उसको? 12 मिनट। यानी रवि यहां से यहां घूम के वापस यहां आ गया, एक चक्कर हुआ, कितने मिनट? 12। दूसरे चक्कर 12 दूनी 24। तीसरा चक्कर 12 3 36, यानी ठीक 36 मिनट बाद यही है ना रवि, लेकिन चक्कर कितने हो गए? 3। सोनिया पे आ जाओ। सोनिया को एक चक्कर में 18 मिनट लग रहे हैं। दूसरा चक्कर करेगी 18 दूनी 36, यानी ठीक 36 मिनट बाद सोनिया भी वही है, ठीक 36 मिनट बाद रवि भी वही है, लेकिन रवि के चक्कर 3 हो चुके हैं, सोनिया के चक्कर 2 ही हुए हैं। और आगे बढ़िए, देखिए मैं तो कह रहा हूं 72 मिनट बाद वापस दोनों मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे 72 मिनट बाद। बस रवि के 12 × 6 चक्कर हो जाएंगे, सोनिया के 18 चौक 72 4 ही चक्कर होंगे। 108 मिनट बाद फिर मिलेंगे, लेकिन रवि के 12 9 108 9 चक्कर हो जाएंगे, सोनिया के 18 × 6 108 6 ही चक्कर होंगे। 144 मिनट बाद वापस मिलेंगे, चक्करों की संख्या अंतर होगा। तो जो एलसीएम क्यों निकला वो बात अब समझ में आएगी। हम कह रहे 36 मिनट बाद भी मिल रहा है, 72 मिनट बाद, 108 मिनट बाद, 144 मिनट बाद। हमसे पूछा स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले कब मिलेंगे, यानी सबसे छोटा समय, न्यूनतम, कम से कम, इसलिए हमने इनका क्या ज्ञात किया? एलसीएम। बस यही बात समझनी इस क्वेश्चन में, बाकी बहुत आसान सा है। ठीक है, रट के रटने वाले चले जाएंगे कि हाँ उस सोनिया रवि वाले क्वेश्चन में तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो आंसर तो आएगा, मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे, लेकिन बात समझनी भी है। तो पता चल गया कि एलसीएम क्यों ज्ञात किया। तो आंसर 36 मिनट बाद मिलेंगे दोनों एक साथ उस स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो
ये हमारी 4 पॉइंट एक एक्सरसाइज पूरी हुई। और जैसा हमने इस चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में बात करी, भाई 3 टॉपिक हो चुके हैं, अभाज्य गुणनखंड, उनसे एचसीएफ एलसीएम और इन तीनों में रिलेशन। एक सबसे स्पेशल और इंपॉर्टेंट हमारे पास एक चीज और बची हुई है, अपरिमेय सिंह क्या सिद्ध करना। बोर्ड में मैक्सिमम तो ये पूछा जाता है। और अपरिमेय जो प्रूव करना है उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक आसान है थोड़ा, एक थोड़ा सा मुश्किल है। हार्ड बहुत ज्यादा नहीं है, हार्ड तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, मैं तो हमेशा कहता हूँ। तो आसान सी चीज ही, ऐसा कुछ नहीं है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना तो कोई बहुत ऐसा भारी काम है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, स्पेशल टाइप की गणित यूज में आती है उसमें, उसकी बात करेंगे और वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है सबको पसंद आया होगा।